Hello everyone. Today we are going to talk about analysis of indifference curve. Earlier we have talked about consumer's equilibrium. Consumer want to maximize his satisfaction with the help of its limited income. We have also seen three approaches: cardinal approach, ordinal approach, and revealed preference theory. Consumer's equilibrium can be attained with the help of three theories. One is cardinal approach, second one is ordinal approach, revealed preference hypothesis. So according to cardinal approach, utility can be measured in terms of number, and with the help of law of equimarginal utility, we have explained the consumer's equilibrium for one commodity as well as for two commodity. Now we are going to talk about ordinal approach. According to this approach, utility can't be measured in terms of numbers because it is a psychological concept and it varies from person to person. So we cannot measure utility in terms of number. What we can do, we can simply compare it. This approach talk about utility can't be measured in terms of number. We just compare utility. So the indifference curve is a tool by which we can derive consumer's equilibrium in ordinal approach, and we are going to talk about this. So as I have earlier mentioned, ordinal utility approach. This approach is based on the fact that the utility of a commodity can be measured in absolute quantity, cannot be measured in absolute quantity. But however, it will be possible for a consumer to tell subjectively whether the commodity derives more or less or equal satisfaction when compared to another. तो ऑर्डिनल अप्रोच हमारा ये बतलाता है कि यूटिलिटी को हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी के रूप में मेजर नहीं कर सकते हैं, हम यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने कोई कमोडिटी कंज्यूम की तो हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें किसी एक दूसरी कमोडिटी की अपेक्षा कम यूटिलिटी मिली, ज़्यादा यूटिलिटी मिली या बराबर यूटिलिटी मिली। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, इफ़ वी हैव टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई, तो जब हम x और y कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि x से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वह y से मिलने वाली यूटिलिटी से अधिक है, या y की अपेक्षा x से मिलने वाली यूटिलिटी कम है, या दोनों की यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर है। इसको हम नंबर नहीं दे सकते ऑर्डिनल अप्रोच के हिसाब से। तो
ऑर्डिनल अप्रोच में हम इन सभी टूल्स की बात करेंगे। पहला, द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, थर्ड, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फोर्थ, बजट लाइन एंड फिफ्थ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इन सभी चीज़ों की आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इट रिफर्स टू अ शेड्यूल दैट इंडिकेट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल क्या बताता है, या सिंपली इंडिफरेंस शेड्यूल क्या बताता है? ये दो कमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशंस को बतलाता है जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये आपका टेबल नंबर 1 बतला रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंजेज एंड एप्पल्स। ये कॉम्बिनेशन बतलाया गया है ऑरेंज और एप्पल का। एक कॉम्बिनेशन में हमने क्या रखा हुआ है, एक जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमने एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बी जो है, बी कॉम्बिनेशन में हमने एप्पल्स को बढ़ा दिया है, 2 कर दिया है, और ऑरेंजेस का जो संख्या है, नंबर है, वो 7 हो गया है। यानी एप्पल के बी कॉम्बिनेशन में एप्पल की क्वांटिटीज को इंक्रीज किया गया है और ऑरेंज की क्वांटिटीज को कम कर दिया गया है। इसी तरीके से सी कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमारा 3 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस को बतला रहा है। फोर्थ कॉम्बिनेशन है हमारा डी, जो कि 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस को बतला रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ये मान लेते हैं जो ABCD है ये बास्केट है। एक बास्केट में आपका 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेज है। इसी तरीके बास्केट बी में 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेज हैं। सी बास्केट में 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेज हैं। डी में आपके 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेज हैं। तो ये एक इंडिफरेंस शेड्यूल है। इंडिफरेंस मतलब कंज्यूमर चाहे ये वाला बास्केट चूज करे, चाहे ये वाला बास्केट चूज करे, चाहे ये, इन सभी से जो उसे यूटिलिटी डिराइव होती है वो सेम है। ठीक है, इन सभी के प्रति क्या है, कंज्यूमर इंडिफरेंट है। तो यही आपका इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस शेड्यूल है। अब अगर इसी शेड्यूल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज ए लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज which yield equal satisfaction to the consumer so that he is indifferent to the particular combination he consumes। तो आपका ये जो शेड्यूल था, इसी शेड्यूल को अगर हम डायग्राम में बनाएं इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए, ये जो शेड्यूल हमारे पास है इस शेड्यूल का हम एक डायग्राम बनाते हैं। इधर हमने रखा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लोग एप्पल्स को दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग ऑरेंजेस को दिखा रहे हैं। एप्पल्स 1, 2, 3, 4,
5, इधर आपका एप्पल्स हो गया और इधर हम ऑरेंजेस को दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है वो बतला रहा है 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस। पहला कॉम्बिनेशन आपका क्या बता रहा है? 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस। तो 1 एप्पल आपका ये है, 10 ऑरेंजेस यहाँ है, तो ये आपका पहला कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन ए क्या बता रहा है आपका? 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस। दूसरा कॉम्बिनेशन बी है, बी बता रहा है 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस। तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक पॉइंट बनाया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 7 को चूज किया, ये पॉइंट। तो ये आपका हो गया बी कॉम्बिनेशन, 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस। इसी तरीके से सी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन हमें बता रहा है 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। तो 3 ये हो गया और 5 आपका कहाँ है? इधर है। फिर कॉम्बिनेशन डी, इसको भी लिख देते हैं, सी कॉम्बिनेशन आपका 3 एंड 5। फिर डी कॉम्बिनेशन है, डी कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस, 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस। अब ये जो ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट को हम बना दें तो जो कर्व बनेगा वही हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा। तो ये जो कर्व है आपका इंडिफरेंस कर्व है, इसके हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए चूज करे, चाहे बी चूज करे, चाहे सी चूज करे, चाहे डी कॉम्बिनेशन चूज करे, उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यही आपका इंडिफरेंस कर्व है। तो इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कम्युनिटीज विच प्रोवाइड सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यही आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। ये आपको डेफिनेशन याद करनी है और इसी को थोड़ा अच्छे से बनाया गया है। एप्पल आपका एक्स एक्सिस पे, ऑरेंजेज वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है। 1 2 3 4 ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। इसके आपके हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी सेम प्रोवाइड हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस मैप। जब हम एक ही डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वो जो मैप बनता है वो इंडिफरेंस मैप बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक साथ 3 इंडिफरेंस कर्व IC1, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3 को प्लॉट किया हुआ है। तो ये हमारा एक इंडिफरेंस मैप हो गया, या ये इंडिफरेंस मैप आपका हो गया। तो पहली बात, जब भी आप डायग्राम बनाएं तो आप ये देखें कि एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे एक कमोडिटी बताई जा रही है एक्स, और वाई एक्सिस पे गुड वाई बताया जा रहा है। तो ये आपके 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, और जब तीनों को हमने एक साथ बना दिया किसी से एक डायग्राम में तो उसे हमने इंडिफरेंस मैप कह दिया। तो जो इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पे है वो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन को बतलाता है। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है तो ये सबसे लोअर लेवल सेटिस्फेक्शन को बता रहा है। इससे ऊपर हम जाएंगे IC2 पे तो ये आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको
जो सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो बताएगा। तो अगर बात करें सेटिस्फेक्शन लेवल की, तो IC1 जो है इट इज लेस देन IC2 in terms of satisfaction and IC2 is less than IC3। तो एक बार फिर से देखिए, इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी इंडिफरेंस कर्व के सेट को ही हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व विच इज राइट एंड एबव अनदर शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, एक इंडिफरेंस कर्व जो अपने से हायर और राइट की तरफ इंडिफरेंस कर्व है, वो एक हायर लेवल के सेटिस्फेक्शन को बतलाता है। तो सबसे कम सेटिस्फेक्शन लेवल इस डायग्राम में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें IC1 बतला रहा है, और सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन IC3 बता रहा है। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशन। वो एजम्पशंस आपके क्या हैं? पहला है कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर रेशनल है, ही नोज अबाउट मार्केट कंडीशन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, ही नोज, सो कंज्यूमर इज रेशनल। दूसरी बात है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स। यहाँ क्या कह रहा है कि यूटिलिटी को केवल हम कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व की बात की थी यहाँ पे। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है बस ये बतला रहा है कि जो IC1 है इट इज शोइंग लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड IC3 शोज मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यानी कि कोई नंबर नहीं दे रहा है, केवल कंपेयर कर रहा है कि कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है। तीसरी बात थी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी हम आगे बात करेंगे। डिमिनिशेस, ये क्या होता है? डिक्रीज करता है। MRS हमेशा आपका डिक्रीज करता है, इसकी बात हम लोग अभी करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंसिस्टेंट। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है कंसिस्टेंट है। अगर मान लेते हैं कि कंज्यूमर के पास दो कॉम्बिनेशन है A और B, तो कंज्यूमर ने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा कि A इज ग्रेटर देन B, यानी A जो कंज्यूमर है इट इज मोर प्रेफरेबल देन B, तो कभी भी आपका B विल नॉट बी प्रेफरेबल टू A, यानी B बाद में कभी भी प्रेफरेबल नहीं होगा, हमेशा वो A को ही प्रेफर करेगा। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट बिहेवियर। अगर एक बार कंज्यूमर A को प्रेफर करे और कुछ समय बाद वो B को प्रेफर करने लगे, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे हम जिस बिहेवियर की बात कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है, यानी A जो है कंज्यूमर एक बार एक सिचुएशन में A को प्रेफर कर रहा है तो दूसरे सिचुएशन में वो B को प्रेफर नहीं करेगा, वो हमेशा A को ही प्रेफर करेगा। If consumer prefers A combination at one time, then another time he will not prefer more of B combination than A combination. फिफ्थ है ट्रांजिटिविटी। एग्जाम्पल के लिए इफ कंज्यूमर प्रिफर्स E, अब मान लेते हैं कि कंज्यूमर के पास 3 कमोडिटीज है A, B, C। अगर वो कह रहा है कि A इज
प्रेफरेबल टू बी, यानी ए जो है बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ए इज ग्रेटर देन सी। क्यों? क्योंकि ए तो आपका बी से भी बड़ा है जबकि बी आपका सी से बड़ा है, इसलिए जो ए होगा वो हमेशा सी से बड़ा होगा। यानी ये 3 कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर के पास, एक ए, एक बी और एक सी। कंज्यूमर को जो ए कॉम्बिनेशन है इट इज मोर प्रेफरेबल देन बी, और जो कॉम्बिनेशन बी है इट इज मोर प्रेफरेबल देन सी, तो ये जो आपका इम्प्लाइज करेगा ए इज प्रेफरेबल टू सी। इफ कंज्यूमर प्रिफर्स ए कॉम्बिनेशन टू बी कॉम्बिनेशन एंड बी कॉम्बिनेशन टू सी कॉम्बिनेशन, देन ही विल डेफिनेटली प्रिफर ए कॉम्बिनेशन टू सी कॉम्बिनेशन। यही आपका ट्रांजिटिविटी कहलाता है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया था, ये आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा था। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? 2 कमोडिटीज की वेरियस कॉम्बिनेशन जिसपे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इधर हमने मान लिया एक्स कमोडिटी हमारा बताया जा रहा है, इधर हमारा वाई कमोडिटी। तो ये कंज्यूमर क्या, ये जो इंडिफरेंस कर्व है आईसी है, इसका कोई भी पॉइंट कंज्यूमर किसी भी पॉइंट को चूज करे या किसी भी पॉइंट पर रहे, वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। तो अब यहां पे एक बात आती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, इसको शॉर्ट में हम MRSXY कहते हैं, इज द अमाउंट ऑफ वाई दैट विल गिवन ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग ईच एडिशनल यूनिट। ये कह रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन y की वह अमाउंट है जो वह x की एक एक्स्ट्रा यूनिट रिसीव करने के लिए वो छोड़ने को तैयार है। ऑफ x। तो इसको एक बार हम पहले समझते हैं कि जैसे ये पहला कॉम्बिनेशन हमने इसकी बात की हुई थी, तो पहले कॉम्बिनेशन में क्या है, एक एप्पल है और 2 ऑरेंज है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि वो एप्पल की संख्या को बढ़ा रहा है, एप्पल के नंबर को बढ़ा रहा है, 1 यूनिट बढ़ा रहा है। तो अगर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहना है तो जो ऑरेंज है उसकी क्वांटिटीज को कम करना पड़ेगा। तो यानी क्या हो गया, 7 हो गया। यानी कि एक एप्पल को एक एप्पल की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए वह 3 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी जब वो 3 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करेगा तो एक एक्स्ट्रा एप्पल उसे मिलेगा। तो ये जो आपका पहली बात समझिए, ये जो चारों कॉम्बिनेशन है, इन चारों कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर इंडिफरेंट है। हो क्या रहा है, इस कॉम्बिनेशन में एप्पल्स की संख्या को बढ़ाई जा रही है और उसके रिस्पॉन्स में ऑरेंजेस की संख्या कम की जा रही है। तो जिस रेट पे ऑरेंज के बदले एप्पल को रिप्लेस किया जाता है, वही रेट आपका मार्जिनल रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो देखिए पहला क्या है, पहले के लिए आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं निकलेगा। जब आपने क्या किया, एप्पल की संख्या को बढ़ाया तो आपने ऑरेंजेस की संख्या को कम किया, तो यानी एक एप्पल बढ़ाने के लिए आपने 3 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया। तो यही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। अब देखिए जब आप 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 3 एप्पल की तरफ जा रहे हैं, यानी एप्पल को बढ़ा रहे हैं, तो आप ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप, 2 का। पहले 7 था, अब 5 हो गया, यानी कि आपने 2 का सेक्रीफाइस किया। तो अब आप एप्पल की एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए 2 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसी तरीके से जब फिर से हम एप्पल की संख्या को बढ़ाते हैं, 3 से 4 करते हैं, यानी हमने एप्पल को 1 बढ़ाया, तो अब हम 5 से 4 ऑरेंजेस कर देंगे, यानी -1 एप्पल। यानी एक एप्पल को कंज्यूम करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा एप्पल को कंज्यूम करने के लिए अब हम एक एक्स्ट्रा ऑरेंज का सेक्रीफाइस करेंगे। तो यही आपका है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो स्लोप ऑफ जो इंडिफरेंस कर्व होगा, मैं यहीं भी बना देता हूं फिर से एक बार। इधर आपका एक्स कमोडिटी, इधर आपका वाई कमोडिटी। ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो मान लेते हैं पहले हम y की OY1 और x की OX1 यूनिट का कंजम्पशन कर रहे थे। फिर हमने y के कंजम्पशन को रिड्यूस किया और x के कंजम्पशन को इंक्रीज किया। ये y2 हो गया, ये आपका x2 हो गया। तो जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, इट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो ये स्लोप कहलाता है स्लोप ऑफ IC। क्या होगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या इसी को हम dy/dx भी लिखते हैं। और यही आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के बराबर होता है। तो ये आपका जो डेल्टा y हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसी का रेशियो ही इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कहलाता है। ये आपको याद करना है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई आपका ये हो जाएगा, ये फार्मूला होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये भी आपका चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स ही होता है, या फिर ये फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ग्राफ हमने देख लिया है। अब दूसरा आता है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, तो जब हम एप्पल की संख्या को बढ़ा रहे थे, तो जो ऑरेंज हम उसके बदले में गिवन अप कर रहे थे, छोड़ रहे थे, उसकी संख्या क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। पहले हम एक एप्पल को प्राप्त करने के लिए 3 ऑरेंजेस को छोड़ रहे थे, गिवन अप कर दे रहे थे। फिर उसके बाद एक एप्पल को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे थे, केवल 2 ऑरेंजेस छोड़ रहे थे। फिर लास्ट में क्या कर रहे थे, एक एप्पल को
एक एक्स्ट्रा एप्पल को प्राप्त करने के लिए केवल एक ऑरेंज को ही छोड़ रहे थे। तो हम यहाँ देख रहे थे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y है, इट वाज डिक्रीजिंग, ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, हमारे पास कोई कमोडिटी कम है और कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो कमोडिटी कम है उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए जो कमोडिटी हमारे पास ज़्यादा है उसकी हम ज़्यादा अमाउंट शुरू में सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एप्पल और ऑरेंजेस था, तो सबसे पहले हमारे पास एक एप्पल था और 10 ऑरेंजेस था, तो एप्पल हमारे पास कम था और ऑरेंजेस हमारे पास ज़्यादा था। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम एप्पल की संख्या को बढ़ा लें। तो एप्पल की संख्या को बढ़ाने के लिए हम ऑरेंज की संख्या या ऑरेंज का हम सेक्रीफाइस कर सकते थे। तो शुरुआत में हम ज़्यादा ऑरेंज को सेक्रीफाइस करते हैं, यानी 3 ऑरेंज को हमने सेक्रीफाइस किया और एक एप्पल ले लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास 2 एप्पल हो गए और 7 ऑरेंजेज हो गए। अभी भी अगर हमसे कोई रिप्लेस करना चाहे कि हम आपको एक एप्पल दे देंगे तो आप हमें कितना ऑरेंज दोगे, तो अब हमारे पास पहले से ज़्यादा एप्पल मौजूद है, इसलिए अब हम कम ऑरेंज को रिप्लेस करेंगे एप्पल के साथ। तो अब हम केवल एक एक्स्ट्रा एप्पल को पाने के लिए केवल 2 ऑरेंज ही देंगे। पहले हम 3 दे रहे थे, फिर 2 देंगे, फिर इसके बाद हम केवल एक ही ऑरेंज देंगे। तो यही होता है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कह रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एज ए कंज्यूमर गेट्स, यही हमारा है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। This law states that as a consumer gets more and more units of a commodity, he will be willing to give up less and less unit of another commodity, so that the level of satisfaction of consumer remains the same. तो ये क्या कह रहा है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो ए कॉम्बिनेशन है ये क्या बता रहा है, हमारे पास जो कमोडिटी, इधर हमने कमोडिटी y या कमोडिटी 2, आप फ्री है कुछ भी रखने के लिए। तो ये जो ए कॉम्बिनेशन है ये आपका बता रहा है 10 और x का 5, ये एक दूसरा एग्जांपल है। जब आपने क्या किया, आप चाहते हैं आपकी जो ये कमोडिटी है, कमोडिटी 1, इसकी 1 यूनिट बढ़ाएं, तो इसकी 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 2 को सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो ये बी कॉम्बिनेशन आपका क्या बता रहा है, 7 and 6। 7 क्या बता रहा है, कमोडिटी 2, और 6 क्या बता रहा है, कमोडिटी 1। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये आपको समझ में आता जाएगा। यानी कि आप अगर हम इधर x कमोडिटी कह दें और इसको कह दें y कमोडिटी, आप लिख सकते हैं, तो हम x की 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए जो y की यूनिट्स है वो हम कम गिवन अप करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, जैसे जैसे हमारी x की यूनिट बढ़ती जाएगी। तो ये आपका है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अ हायर इंडिफरेंस कर्व टू द राइट ऑफ अनदर रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे हमारे पास 2 इंडिफरेंस कर्व है, एक IC1 है और एक IC2 है। तो ये जो IC1 है ये लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बता रहा है एज कंपेयर टू IC2।
जैसे एक हम ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे हम y कमोडिटी, y एक्सिस पे y कमोडिटी है और x एक्सिस पे आपका x कमोडिटी है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम y की y1 और x की x1 कमोडिटी का यूज कर रहे हैं इस कर्व पे। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखें हम तो जो IC2 कर्व है यहाँ पे हम y की तो सेम कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन x की हम अधिक कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये आपके हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बतलाता है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्जर बंडल ऑफ गुड्स, दैट इज बंडल विच कंटेन मोर ऑफ बोथ आर मोर ऑफ एटलीस्ट वन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है IC2 कर्व का, इस पे आपको गुड्स का अधिक बंडल मिल रहा है, अधिक गुड्स मिल रही है, मोर गुड्स मिल रही हैं, कम से कम एक कमोडिटी की तो अधिक ही आपको मिल रही है। दूसरा है इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। ये भी एज्यूम किया गया है, एक एजम्पशन आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब आपको अगर दो एक्स है, अगर x कमोडिटी है, आपको x की 5 यूनिट दिया जाए और एक तरफ आपको x की 10 यूनिट दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 10 कमोडिटीज को ज़्यादा प्रीफर करोगे। ही ऑलवेज प्रीफर लार्जर बंडल एज इट गिव्स हिम हायर सेटिस्फेक्शन। तो अगर चूज करने की बात आए कंज्यूमर को और ये दो इंडिफरेंस कर्व दिया हो IC1 IC2, इनकम की बात ना की जाए तो कंज्यूमर IC2 कर्व को चूज करेगा, क्योंकि ये लार्जर बंडल्स ऑफ गुड्स को बतला रहा है। दूसरा कह रहा है इन बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व, दूसरी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, इन बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व देयर कैन बी अ नंबर ऑफ अदर इंडिफरेंस कर्व। कह रहा है कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व दिया है IC1 और IC2, तो इन दोनों कर्व्स के बीच में बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व हो सकती हैं। तीसरी बात है द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब MRS स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है आपका, MRS ऑफ XY, ये आपका नेगेटिव होता है। जैसे ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। इस तरीके का जब भी कर्व बने डिमांड की तरह तो नेगेटिव स्लोप का होता है। क्योंकि जब आप एक कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो दूसरी कमोडिटी को आप डिक्रीज करेंगे। एन इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इफ अ कंज्यूमर डिसाइड टू हैव वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, से एप्पल, क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड मस्ट फॉल सो दैट टोटल सेटिस्फेक्शन रिमेन सेम। नेगेटिव होने का कारण ये क्या बता रहा है कि जब आप एक, जैसे एप्पल था, एप्पल की एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करना चाहेंगे तो आपको ऑरेंजेस की क्वांटिटीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी आपका सेटिस्फेक्शन सेम होगा। इस कारण से इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और स्लोप को ही क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ पॉइंट है आपका इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, IC1 और IC2। तो ये दो कर्व कभी जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों पॉइंट, जैसे ये जो इंडिफरेंस कर्व IC2 है और IC1 है, थियरी के हिसाब से, अजम्पशंस के हिसाब से दोनों अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को बता रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट A है वो दोनों पे सेम है। तो इस पॉइंट पे क्या है, दोनों का सेटिस्फेक्शन सेम हो जा रहा है, जो कि एक कंट्राडिक्शन है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्सिस। कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, ना तो ये वाई एक्सिस को टच। ऐसा इंडिफरेंस कर्व आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आप केवल इस पॉइंट पे आप केवल कमोडिटी वाई का कंजम्पशन कर रहे हो, एक्स की किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन नहीं कर रहे हो। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है इसमें हम क्या कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। और इस तरीके का भी इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता कि जो आपके एक्स एक्सिस को टच करे। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स कमोडिटी की वो कोई कमोडिटी यूज नहीं कर रहा है, सॉरी, वो वाई कमोडिटी की कोई क्वांटिटी यूज नहीं कर रहा है। 6 है आपका एन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू ऑरिजिन है। कन्वेक्स मतलब इस टाइप का, इस टाइप का शेप। जब ऑरिजिन ये होता है आपका OO पॉइंट ऑरिजिन होता है, इसको कन्वेक्स बोलते हैं। अगर ऐसा होगा इस तरीके का तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। बिकॉज द मार्जिनल, ये कॉन्वेक्स होने का कारण क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डायमिनिशेस एंड ड्यू टू लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर इज ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेसर यूनिट ऑफ कमोडिटी फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। 7th है आपका ICs आर नॉट नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व है ये कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के पैरेलल हों, बिकॉज MRS बिटवीन टू गुड्स इज इसेंशियली नॉट द सेम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आप इसे अभी याद कर लीजिएगा, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा। इन रियलिटी इंडिफरेंस कर्व्स आर लाइक बैंगल्स। रियलिटी में जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो बैंगल की तरह होते हैं। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।